बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बहनों, भाइयों, तारीख में कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जो सिर्फ पढ़े नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो एक इंसान नहीं पूरी नस्लों की तकदीर बदल देते हैं। आज की कहानी भी ऐसी ही है। एक लम्हा, एक फैसला और एक ऐसा अंजाम जिसे भुलाना मुमकिन नहीं। तो दोस्तों, क्योंकि सिर्फ एक वाकया नहीं है, ये एक सबक है। हम बात कर रहे हैं बेबरस, सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस। आज उसकी 59 नंबर किस्त है जिसमें हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, सुल्तान बेबरस एक जंगजू और एक सुल्तान था जो निचले तबके से उठकर एक सुल्तान बना और उसने वो काम किए जो दुनिया मुस्लिम में उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो दोस्तों, उनकी एक दास्तान जो हम शुरू की हुई है वहां पे, तो बरकाई खान अपने घोड़े के साथ थका मांदा अजकाई कबीले की बस्ती में दाखिल हुआ था। वो इस वक्त मैले से जर्द रंग के लिबास में बलबूस था। ये कहानी की अगला हिस्सा हम बयान कर रहे हैं। पिछला हिस्सा हम कल बयान कर चुके हैं, जो कि शादी लिबास समझा जाता था, जो पीला जर्द रंग होता था। कई दिन हुए उसे नहाने धोने की मोहलत नहीं मिल रही सकी थी। सर्द इलाकों में यूं भी बिला नागा नहाने की रिवायत मौजूद नहीं थी। कबीले के लोगों ने इसकी आमद से सारसमीगी ही फैलने लगी। अजकाई कबीले में जब भी कोई शाही फर्द वारद होता था, उसे मसाइब का सामना करना पड़ता था कबीले को। यही वजह थी कि बरकाई खान के लिबास से ही इन अंदाजा हो गया था कि एक और शाही हरकारे की आमद हो चुकी है। जाने आप कौन सी आफत टूटेगी इस कबीले पे। सरदार मांझी खान को शाही आदमी की आमद की खबर पल भर में पहुंचा दी गई। शाही आदमी का सुनकर इसके चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। दूसरे ही लम्हे इसने खुद पर काबू पा लिया। वो खुद उठकर इसके इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ा। जूं ही इसकी निगाह बरकाई खान पर पड़ी तो हैरत और तज्जब से उसका मुंह खुले का खुला रह गया। वो उसे पहली नजर में पहचान गया था, क्योंकि कई बार सराय में वो इसे देख चुका था। छोटे कान। वो आगे बढ़कर दोनों हाथ जोड़ते हुए घुटनों के बल झुक गया। आपकी अचानक आमद पर जहां अजकाई कबीले बेहद मुतैयर है, वहीं वो अपने इस इज्जत अफजाई पर भी नाजा है। सरदार को झुके देखकर कबीले के दूसरे लोग भी घुटनों के बल झुकने लगे। बरकाई खान ने हाथ के इशारे से इन्हें उठने का इशारा किया। वो इस किस्म की तकल्लुफात और रसूमात का कैल नहीं था। वो अपने घोड़े से नीचे उतरा। दोनों घोड़ों की बागें इसके हाथ में थी। सरदार मांझी खान ने एक शख्स को इशारा किया। इसने आगे बढ़कर बागें बरकाई खान के हाथ से ले ली और घोड़े को एक जानब ले गया। बरकाई खान सरदार मांझी खान की रहनुमाई में इसके पुख्ता मकान की जानब बढ़ गया। नशिस्तें संभालने के फौरन बाद बरकाई खान की खूब खातिर मता की गई और सरदार मांझी खान इस ममानत पर दंग रह गया कि कुछ लम्हे इधर उधर की बातें होती रही। बरकाई खान ने आते ही यह बात महसूस कर ली थी कि वो लोग इसकी आमद पर घबराए हुए, इसलिए इसने फौरन अपनी बात शुरू नहीं की थी। अब जबकि इनका खौफ हरा जाता रहा तो वो अपने मकसद की जानब मुतवज्जो हुआ। उसने कहा, मांझी खान। बरकाई खान टेक लगाते हुए बोला, मुझे मालूम हुआ कि तुम लोग कान ए आजम के लिए बिलाल तलवारें काटा करते थे और इनके टुकड़ों को ढाल की नई चपटी तलवारें बनाया करते थे। क्या ये सच है? छोटे कान, आप कैसी बैकी बैकी बातें कर रहे हैं? माजी का एक एक पल इस बात का ऐनी शायद है कि अजकाई कबीले ने मुसलमानों के खिलाफ अपना किरदार पूरी अमानतदारी से निभाया है। मैं यही पूछना चाह रहा था, तुम लोग हलाली तलवारों को काटने के लिए यकीनन बड़ी कैंची का इस्तेमाल करते होंगे। जहर है, तलवारें काटने के लिए बड़ी कैंची एक जरूरी औजार है और इससे
फौलादी जंजीरें भी तो काटी जा सकती हैं। बरकाई का लहजा कदरे गंभीर सा हो गया। सरदार मांझी खान का चेहरा पल भर उफक फक सा हो गया था। हाँ, काटी तो जा सकती है। तो फिर तुम ये बताने में यकीनन नहीं हटोगे कि तुमने उसे कहां छुपा रखा है? क्या? ऐसे ही उसने बोला। मांझी सरदार ने, तुम्हारा चेहरा झूठ छुपाने की सख्त नहीं रखता मांझी खान। बेहतर है जो मैं पूछ रहा हूं वो साफ साफ बता दो। मैं आपका मतलब नहीं समझ पाया, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? मांझी खान के चेहरे पर गहरा इस्तराब फैल गया था। मैं उसी कैदी की बात कर रहा हूं जिसे तुम सुर्खों की कैद से छुड़ा लाए। आप पूरे कबीले की तलाशी ले सकते हैं, यहां ऐसा कोई कैदी मौजूद नहीं है। देखो मांझी खान, मैं कौन हूं ये तुम अच्छी तरह जानते हो। मेरे सामने झूठ बोलकर तुम अपनी जान खतरे में डाल रहे हो। मेरा खंजर नहीं तुम्हें लम्हा भर में मौत की नींद सुला देगा। बरकाई खान की आंखें यकायक शोले उड़ने लगी। ओ, 3 दिन पहले यहां से फरार हो गया है। मांझी खान की आवाज खौफ से लर्ज रही थी। वो इसके सामने खुद को मजबूत नहीं रख पाया और एक ही लम्हे में इसकी सारी हिम्मत जवाब दे गई थी। तुम सही झूठ बोल रहे हो, खुदाए जो जलाल की कसम, मैं बिल्कुल सच बयान कर रहा हूं। मगर ये कैसे है मुमकिन है? बरकाई खान इसके लम्हे पर परेशान सा हो गया। गुज़श्ता हफ्ते इसने यहां से जाने की ख्वाहिश जरूर की थी, मगर मैंने इसे सख्ती से मना कर दिया था। शायद इसलिए वो 3 दिन पहले रात के अंधेरे में हमारा एक घोड़ा चुरा कर फरार हो गया। तुमने इसे यहाँ क्यों रोका हुआ था? बरकाई खान का लहजा मजीद जहरीला हो गया। मैं मजबूर था, जिसने इसकी रहाई की कीमत चुकाई थी। इसकी मंशा यही थी कि खतरा दूर होने पर ही इसे सराय पहुंचाया जाए। कीमत चुकाई थी, मगर किसने? हैरान होने की बारी अब बरकाई खान की थी। एक लड़की ने, वो कुछ अरसा पहले यहां तनहा आई और इसने कैदी की रहाई के बारे में मेरे साथ सौदा तय किया था। इसने रकम की थैली मुझे देते हुए ये हिदायत की थी कि लड़की कौन थी? बरकाई खान अचंभे में पड़ गया। ये तो मैं नहीं जानता, अलबत्ता वो मंगोल थी। तुमने इसका नाम भी नहीं पूछा? नाम? हाँ, याद आया। इसने कहा कि नाम याद आया। इसने अपना नाम शायद गुल बताया था, वो भी मैं बड़े इसरार के बाद जान पाया था। गुल? बरकाई खान सोच में पड़ गया। इसका ज़हन कोनाई खान की बेटी की जानब से मुतबर हो गया। इसका नाम भी तो गुल ही था, मगर इसका अजकाई कबीले के साथ क्या वास्ता? वो खामोश उलझा बैठा रहा, जबकि मांझी खान का जिस्म अभी तक काम रहा था। कैदी की हैसियत से कोई अलग थी, या फिर इस लड़की का तौलक शाही अफराज से था? इसने बज़ाहिर ये झूठ बोला था। इसे कैदी रोकने की हिदायत की गई थी। अब इसकी ये हरकत क्या रंग लाएगी, वो इस फिक्र में खुला जा रहा था। बरकाई खान ने वहां वक्त बर्बाद करना मुनासिब ना समझा और इसी लम्हे वहां से रवानगी इख्तियार की और रुखसत होते ही सरदार मांझी खान को सख्ती से खबरदार कर गया था कि अगर इसकी बात गलत साबित हुई तो वो अपनी सूत यकीनी बढ़ाए समझे, मौत यकीनी समझे। सरदार मांझी खान इसकी धमकी पर धुल कर रह गया था। अब क्या होने वाला था इस बारे में वो बिल्कुल लाइल्म था। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज हम इजाजत चाहते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला इसकी अगली किस्त बयान की जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।